खबर है कि ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज खुलने वाले दावे के बाद ये खबर सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन ये खबर 100% सच है कि ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। अमेरिका ईरान युद्ध में लगातार बदलते बयानों ने पूरी दुनिया को संकट में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा है कि दुनिया रोलर कोस्टर की सवारी कर रही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट के साथ साथ वैश्विक स्तर पर शांति कब बहाल होगी, हो भी पाएगी या फिर नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का पेच किस मुद्दे पर फंसा है? क्या ईरान यूरेनियम पर यू टर्न लेने वाला है? और ट्रंप को रह रहकर जिनपिंग की याद आ क्यों रही है? आज इन सभी विषयों पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो अमेरिका ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि दूसरों के घर में लगी आग पर खुश नहीं होना चाहिए। कई बार उस आग की आंच अपने घर तक पहुंच जाती है। इस युद्ध से पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया और अब पूरा विश्व जल्द से जल्द परमानेंट सीज फायर की दुआ कर रहा है। लेकिन ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत कहां तक पहुंची और बीते 24 घंटे में क्या क्या हुआ, एक बार सबसे पहले फटाफट अंदाज में आपको ये बता देते हैं। खबर है कि अमेरिका और ईरान बड़ी तेजी से डील के करीब पहुंच रहे हैं और जल्द ही इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। एक ईरानी अधिकारी के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने बताया कि सोमवार को पाकिस्तान में ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच एक नए दौर की बैठक होने वाली है। जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने इशारा किया कि डील के लिए वो खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम हासिल कर लेगा। जताया भी उन्होंने कि अगर बुधवार तक ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा सीज फायर खत्म किया जा सकता है। एक और अपडेट आप जान लीजिए, हॉर्मुज को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है और इसी वजह से कई जहाज वहां से गुजरने से बच रहे हैं। असल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हॉर्मुज पूरी तरह से सभी व्यापारिक जहाजों के लिए खुला है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने चिताया है कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रखी तो ये रास्ता खुला नहीं रहेगा। अमेरिकी पत्रकारों से अपने विमान में बात करते हुए ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को लेकर उन्हें अच्छी खबर मिली। ट्रंप ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर चीजें काफी अच्छी चल रही हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो खबर किस बारे में थी। इधर लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में दक्षिणी लेबनान के नागरिक अपने घर लौट रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में शुरू हुई इजराइल की कार्रवाई के बाद तकरीबन 10 लाख लोगों ने इलाका खाली कर दिया था। 2000 लोगों के मारे जाने के बाद सवाल अब भी वही है कि इजराइल को इस युद्ध में हासिल हुआ तो हुआ क्या? क्या ये सारा खेल लेबनान की जमीन कब्जाने के लिए रची गई साजिश का हिस्सा थी? पूरी कहानी का सार यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत यूरेनियम पर आकर अटक गई। एक बहुत मशहूर कहावत है, आ बैल मुझे मार। युद्ध शुरू होने से पहले ईरान का रवैया बिल्कुल ऐसा ही था। अमेरिका ने पहले अटैक में ही सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को खत्म कर दिया, ईरान की नेवी सेना को तबाह कर दिया, न्यूक्लियर साइट्स पर जमकर बमबारी की और सब कुछ खोने के बाद ईरान को अब अक्ल आई है और वो दूसरी बार बातचीत की टेबल पर आने को तैयार है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि वो ईरान के संवर्धित यूरेनियम यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करके ही दम लेंगे। अमेरिका कह रहा है कि ईरान पूरी तरह से यूरेनियम संवर्धन बंद कर दे और ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान न्यूक्लियर डील पर पीछे हटने को तैयार है। ईरान अगले 5 साल तक के लिए यूरेनियम संवर्धन पर सीमित रोक लगाने को तो तैयार है, लेकिन स्थायी बंदी या फिर स्टॉक पाइल छोड़ने से मना कर दिया। दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर सस्पेंस बना है। पूरी दुनिया इस कंफ्यूजन में है कि किसकी बात माने, ईरान की या फिर ट्रंप पर यकीन करे। ईरान ने हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी और इसके ठीक बाद ईरान ने हॉर्मुज को दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान कह रहा है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगाए गए ब्लॉकेट्स नहीं हटाता तब तक वो प्रतिबंध जारी रहेगा, यानी कि फिर से वहीं पर बातचीत आकर अटक गई। दूसरा बड़ा रोड़ा हॉर्मुज पर ही अधिकार का है, कंट्रोल का है। ईरान के लिए तीसरा बड़ा मुद्दा है क्षेत्रीय प्रभुत्व और उसका फ्रोजन असेट्स। ईरान का तकरीबन $27 बिलियन 27 बिलियन डॉलर अलग अलग देशों में अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता ईरान चाहता है कि हर हाल में उसे वो हासिल करे, लेकिन अमेरिका इन संपत्तियों को रिलीज करने को तैयार नहीं।
दूसरा मामला है ईरान हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक चाहता है ताकि इस क्षेत्र में उसकी ताकत कायम रहे। इसके साथ ईरान तमाम प्रतिबंधों से राहत चाहता है, लेकिन ट्रंप ईरान को इतनी बड़ी राहत देने के मूड में तो नहीं है। ईरान भले ही कुछ मुद्दों पर अड़ा हुआ हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप साफ कह रहे हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो फिर से बम बरसेंगे। तो इस पूरे युद्ध में ट्रंप अपने बड़बोलेपन की वजह से कई बार दुनिया को परेशान कर चुके हैं। कभी पूरी सभ्यता को मिटा देने की धमकी, कभी न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने की चेतावनी। अब ट्रंप ने तकरीबन 1 घंटे में 7 बड़े दावे कर दिए, लेकिन ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने एक दावे पर पलटवार किया और ट्रंप के सभी दावे को उन्होंने झूठा करार दिया। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया। सबसे पहले दावा उनका यह था कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और कभी बंद न करने पर सहमति दे दी। अब इसके जवाब में ईरान ने क्या कहा वो भी आप जरा जान लीजिए। ईरान कह रहा है कि ट्रंप का यह दावा पूरी तरह से झूठ है, ईरान इन चालों से प्रभावित नहीं होगा। ट्रंप कहते हैं ये दूसरा बड़ा दावा, ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी जब तक दोनों देशों के बीच पूरा समझौता नहीं हो जाता। अब इसके जवाब में ईरान कह रहा है कि जब तक नाकेबंदी जारी रहेगी ईरान होर्मुज को बिल्कुल नहीं खोलेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया, ईरान के साथ अब बातचीत आगे बढ़ेगी, स्थायी सीज फायर की दिशा में काम होगा। अब ईरान इसके जवाब में कह रहा है कि बातों से कुछ नहीं होगा, युद्ध रोकने के लिए बातचीत की टेबल पर आना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा किया कि ईरान अमेरिका की मदद से समुद्र में बिछाई गई अपनी माइंस को हटा रहा है। ईरान ने ऐसी खबर की पुष्टि नहीं की है, ये तक कह दिया कि होर्मुज से ईरान के निर्धारित रूट के हिसाब से ही जहाज गुजरेंगे। साफ मतलब है कि सी माइंस अब भी अपनी जगह पर है। ट्रंप एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि ईरान अपना जो संवर्धित यूरेनियम है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो अमेरिका को सौंप दे। ईरान ने साफ कहा कि झूठ से युद्ध नहीं जीता जा सकता और इस तरह से बातचीत के नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होगा। ईरान तो ये भी कह रहा है कि जो यूरेनियम एनरिच्ड है वो हमारे लिए मिट्टी की तरह पवित्र है, हम इसका सौदा नहीं करेंगे। मोहम्मद गालिबाफ के जवाब से साफ है कि ईरान अब भी झुकने को तैयार नहीं है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरह के दावे क्यों ना कर ले। इधर बीते कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक नाम बार बार ले रहे हैं। वो नाम आपने भी सुना होगा और पूरी दुनिया इस नाम को लेकर हैरान भी है। वो एक नाम है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। तकरीबन 9 घंटे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। अपने पोस्ट में वो लिखते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुलने की वजह से राष्ट्रपति जिनपिंग बहुत खुश हैं। उनका ये पोस्ट आप देखिए। आगे उन्होंने लिखा कि चीन में हमारी मुलाकात बहुत खास होगी, मैं राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुझे देखेंगे तो मुझे गले लगा लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए आखिर इतनी बेताबी क्यों है? क्यों बार बार रह रहकर डोनाल्ड ट्रंप को जो याद आ रही है? तो आखिर ट्रंप की इस बेताबी की वजह क्या है? तो जरा इससे भी पर्दा हटा देते हैं। दरअसल युद्ध की शुरुआत से ही ये खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका को डर है कि चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसे हर हाल में रोका जाए और इसीलिए सीधे जिनपिंग से कांटेक्ट कर रहे हैं। ट्रंप ये जानते हैं कि ईरान चीन की बात कभी भी नहीं टालेगा। दूसरी तरफ युद्ध की वजह से अपने देश में ट्रंप घिर चुके हैं। चीन के अपने दौरे को कामयाब वो दिखाना चाहते हैं। आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए कि 14-15 मई को डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुलाकात ट्रेड, टैरिफ, ताइवान और ईरान जैसे मुद्दों पर होनी। ट्रंप इस मुलाकात को हिस्टोरिक मूवमेंट बता रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह है टैरिफ। ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर चीन ईरान को हथियार देता है तो उस पर 50% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन अब इस दौरे पर कई ट्रेड डील पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। रेयर अर्थ मिनरल्स पर बात हो सकती है। ट्रंप अपने दौरे से पहले अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो चीन के साथ डील कर सके और इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट चीन की धरती पर जाएंगे तो सहमति कैसे बनती है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इजराइल और लेबनान युद्ध की। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी है।
जंग रुकने के दूसरे दिन बड़ी तादाद में लेबनान के नागरिक अपने घर लौट रहे हैं। ये तस्वीर आप जरा देखिए, अपनी गाड़ियों में ऊपर में गद्दे वद्दे रख करके सब घर वापसी कर रहे हैं। दरअसल युद्ध की शुरुआत में ही दक्षिणी लेबनान के करीब 10 लाख लोग अपना घर छोड़ कर चले गए थे, लेकिन अब सीज फायर के ऐलान के बाद ये लोग वापस लौटने लगे और इसकी वजह से लितानी नदी पर बने पुल पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। वहीं कसिम यह पुल पर इजराइल ने हमला भी किया था। अब इस पुल की आंशिक मरम्मत की गई, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो कि एक वक्त पर अपने देश से चले गए थे, लेकिन अब वापसी की तस्वीर। और चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान गाजा की राह पर चल चुका है? क्या इजराइल का अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठा आतंक का आका हाफिज सईद है? क्या इजराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भारत को एक ऐसा सीक्रेट डोजियर सौंपा जिससे पाकिस्तान के आला कमान और आतंकी हाफिज सईद की नींद उड़ गई। ये डोजियर कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि हमास और लश्कर तैयबा के बीच खूनी रिश्तों की जड़ों को बेनकाब करने वाला प्रमाण है। तो नवभारत सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में हमास और लश्कर के रिश्तों की पूरी कहानी परत दर परत आपके सामने हम खोलने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे इन आतंकियों के मकसद की पूरी सच्चाई। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक पोस्ट दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि खुद इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने ट्वीट किया। अपने पोस्ट में वो लिखते हैं, दुनिया भर के जाने माने हिंदी नेताओं के ग्रुप को जानकारी देने का मौका मिला। मैंने भारत के साथ इजराइल के मजबूत होते रिश्तों में पॉजिटिव ट्रेंड्स और दोनों देशों के मजबूत रिश्ते के बारे में बात की। मैंने उस ऐतिहासिक कैंपेन के बारे में भी बात की जिसके लिए इजराइल को पिछले 2.5 सालों से रेडिकल इस्लाम के खिलाफ लड़ना पड़ा है। उनका घोषित मकसद इजराइल को खत्म करना है और वो इस लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं। इजराइल ने सभी मोर्चों पर दिखा दिया कि उसका पलड़ा भारी है। इसने ईरानी शासन के नेतृत्व वाले रेडिकल इस्लाम के आतंक के ऑक्टोपस को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। इस संघर्ष का असर मिडिल ईस्ट से आगे भी है और रहेगा। आगे वो लिखते हैं कि मैंने भारत की तरफ से हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किए जाने के महत्व पर जोर दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि उन्होंने आगे लिखा है, हमास के लश्कर तैयबा समेत सभी दूसरे रेडिकल इस्लामी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध है और इसी बाबत उन्होंने एक डोजियर बाकायदा भारत के साथ शेयर किया जिससे पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है। असल में इजराइल के इस डोजियर ने यह बता दिया कि अब जल्द ही पाकिस्तान में बम बारूद बरस सकता है। लेबनान के बाद मिशन पाकिस्तान के तहत नेतन्याहू हाफिज सईद की कमर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सवाल उठता है कि आखिर इस डोजियर में ऐसा क्या लिखा है जिसमें अब हाफिज सईद थर-थर कांपने लगा है। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। वैसे तो पाकिस्तान में लश्कर आतंकी और हमास के रिश्ते कई बार जग जाहिर हुए, कभी मीटिंग के जरिए, कभी मुलाकातों में। फिर चाहे वो 2024 में दोहा की मीटिंग हो जिसमें लश्कर कमांडर फैसल नदीम और हमास नेता खालिद मशाल के बीच मुलाकात हुई थी, या फिर जनवरी 2026 में गुजरावाला में PMML का इवेंट जिसमें हमास के सीनियर कमांडर नाजी जहीर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुआ। लेकिन इस डोजियर के जरिए अब इजराइल ने खुलासा किया कि हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है और जिसे दुनिया सिर्फ गाजा का लड़ाका समझ रही थी, उसके तार तो सीधे पाकिस्तान में हाफिज सईद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गिदोन सार ने यह भी साफ कर दिया कि हमास और लश्कर की विचारधारा, ऑपरेशनल तरीके भी एक जैसे हैं। इजराइल का दावा है कि हमास केवल इजराइल का दुश्मन नहीं है बल्कि पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा से उसके संबंध बेहद गहरे हैं। ये संबंध ट्रेनिंग, फंडिंग, आतंकवादी नेटवर्क के लेन देन पर बेस्ड है। हमास के लड़ाके लश्कर से न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि फंडिंग भी ले रहे हैं, जो कि भारत के लिए भी खतरा बन सकता है। इस दौरान इजराइल ने भारत को आगाह किया कि दोनों संगठन मिलकर एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क चला रहे हैं जिसका मकसद दुनिया भर में आतंक फैलाना है। इतना ही नहीं, गिदोन सार ने भारत से हमास को आतंकी संगठन घोषित करने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार से अपील है कि वो आधिकारिक तौर पर हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। इजराइल कह रहा है कि जिस तरह भारत ने लश्कर को बैन किया, वैसे ही हमास पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि दोनों के विचारधारा और ट्रेनिंग का तरीका एक जैसा ही है। आपको हम यहाँ पर यह बताते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब आतंकवाद को लेकर इजराइल ने भारत का समर्थन मांगा हो, बल्कि इससे पहले याद कीजिए साल 2025 में इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार भारत दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान भी उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग में आतंकवाद के मुद्दे पर बात की थी। तो लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, और इसी का जिक्र इजराइल ने किया जब वो इस बात पर जोर देता है कि लश्कर-ए-तैयबा और हमास के बीच एक गठजोड़ है। और इसी के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एक बार फिर से उसका चेहरा और चरित्र दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। वो करे तो करे क्या।